मेरी प्रेरणा है माननीय हमारे आमदार कृष्णा जी खोपड़े। पहले तो एज अ वुमेन मैं महिला सुरक्षा के लिए नीति लाना चाहती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं सारे डार्क स्पॉट्स देखूंगी जहाँ पर अंधेरा होता है गलियों में, हर जगह कैमरास लगाना। और ये बात तो सही है कि एक अकेला खड़ा रहे और एक पूरा ग्रुप रहे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। मैं अपने क्षेत्र को सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा देखना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में रात के 2 बजे भी महिलाएं वॉक करना चाहे तो कर सके। जन जागृति के कार्यक्रम भी लाऊंगी और प्रभाग को नंबर 1 बनाऊंगी कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी और गडकरी साहब अपने भाषणों में भी कहते हैं कि राजनीति सत्ता पाने का एक रास्ता नहीं है, राजनीति जन सेवा करने का एक अवसर है जिसको आपको ग्रैब करना है। राजनेता में सबसे पहले तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ज़मीन से जुड़ा रहे, जो कि हमारे आमदार कृष्णा जी खोपड़े, नितिन जी गडकरी मुख्यमंत्री है। ऑपोजिशन के पास कोई चीज़ है नहीं रखने के लिए, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी फेक मीडिया बना करके ही स्प्रेड करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। फल हमें बिल्कुल 101% 16 तारीख को मिलेगा। सिर्फ प्रभाग 23 में ही नहीं। गुलाल किसका होगा? बिल्कुल गुलाल किसका? भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और केवल प्रभाग 23 या नागपुर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं नवीन मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएनजी नेटवर्क का स्पेशल सेगमेंट पॉलिटिकल गलियारा, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रभाग 23 से भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी की चारों पैनल में से एक अधिकृत उम्मीदवार हैं, संतोष देवी दीपक लड्डा मैम, जो कि राजनीति में तकरीबन 13-14 साल से सक्रिय हैं और आज की तारीख में यहाँ से भाजपा ने उन्हें नागपुर महानगर पालिका जो चुनाव होने जा रहा है 15 जनवरी को, उसमें अपने प्रभाग क्रमांक 23 का अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपनी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको राजनीति में आने की, आप ये जानकारी दीजिए। मेरे ये राजनीति की यात्रा 2010-11 से लगभग शुरू हुई और मेरी प्रेरणा है माननीय हमारे आमदार कृष्णा जी खोपड़े। जब मैंने उनको देखा कि वो किस तरह एक ज़मीनी कार्यकर्ता के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पहले जो आमदार थे, जब वो किसी गली से निकलते तो एक पूरा काफिला चलता था गाड़ियों का, लोगों का। लोग छत पर बाहर निकल करके बालकनीज में देखते थे कि कौन बड़ा व्यक्ति आ रहा है। और जब माननीय आमदार चुन करके आए तो हमने देखा कि वो साधारण सी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, गली में पैदल चल रहे हैं, नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर नेता बनना है मुझे जीवन में कभी भी, तो मैं उन्हीं के जैसे बनूंगी। और अगर देखा जाए तो एक ऐसा मोड़ हर इंसान की लाइफ में आता है जिसमें वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वो मोड़, वो दिशा आपको कहाँ से प्रदान हुई? कभी सोचा नहीं था, राजनीति में इंटरेस्ट ज़रूर था, लेकिन हुआ यूँ कि मेरी घर की कामवाली है, उसके घर का एक सदस्य, वो डिप्टी सिंगल में रहती थी, उसके घर का एक सदस्य जब सुबह फ्रेश होने के लिए रेलवे फाटक की तरफ गया और ट्रेन के नीचे आके मर गया। और वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसके यहाँ शौचालय नहीं है और इसकी वजह से उसके घर में डेथ हो गई है। तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैं आमदार कृष्णा जी खोपड़े के बारे में, जैसे मैंने बताया, मैंने उनको देखा था, तो मैं उन सभी भाइयों को लेकर के उनके पास गई और उन्होंने मुझे समझाया कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगा नेता है तो शायद करना नहीं चाहते, तो उन्होंने मुझे इंजीनियर के साथ वहाँ भेजा और मैंने ये देखा कि जहाँ से ड्रेनेज लाइन चलती है, लोगों ने अतिक्रमण करके वहीं पे अपना घर बना लिए, जिसकी वजह से आगे की लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही थी और उसके घर में शौचालय नहीं बन पा रहा था। वहीं मैंने समझा कि नहीं, हमें इस राजनीति में रहते हुए लोगों को साथ में लेकर चलते हुए विकास करना है। आपने जब अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लिया, आपका जो ये पर्सनल अनुभव था, ऐसे में क्या आपको आपके परिवार का और जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनका सपोर्ट कितना ज़्यादा मिला? देखिए, राजनीति ऐसे है कि मोदी जी आने के बाद में राजनीति में बहुत सोच में बदलाव आया है लोगों के, लेकिन उसके पहले बहुत कठिन था। खास करके जो जिस समाज, राजस्थानी समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, हिंदी साइडर से, वहाँ पर महिलाओं का राजनीति में जाना बहुत ज़्यादा सेफ या अच्छा नहीं माना जाता था। तो ऑफकोर्स पहले मुझे ऑफ़र जब हुआ था फर्स्ट पोस्ट, तो मेरे घर के सभी लोग इससे अग्री नहीं करते थे। फिर मेरे पति देव ने
सभी को समझाया कि हम महिला सुरक्षा को देखेंगे तो वो तो एक थिएटर में भी नहीं है। बिल्कुल। इतने लोग आते हैं, आप कैसे जज करेंगे कि आपकी वाइफ या आपकी बहन को कौन किस नज़र से देख रहा है। हमको महिलाओं को ही सक्षम बनाना है कि वो कहीं पर भी खड़े रहे, अपनी सुरक्षा खुद तय करें, और इस तरह से मेरी राजनीति में एंट्री हुई। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और प्रभाग 23 से आपको अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि प्रभाग जो 23 है, आज किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको यहाँ पर महसूस होती है? अगर आप चुन करके आती हैं, आप जीत जाती है चुनाव, तो आप सबसे पहले क्या यहाँ पर विकास कार्य को अंजाम देंगे? देखिए, हमारे जो मांझी नगर सेवक है, खास करके बाल्याजी बोरकर, इनके माध्यम से पूरे प्रभाग में चहु तरफ बहुत विकास का कार्य हुआ है। चाहे वो सड़कें रहो, चाहे वो ड्रेनेज लाइन रहो, चाहे पानी की प्रॉब्लम रहो, हमारे मांझी नगर सेवकों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बस वो कहते हैं ना, विकास की शुरुआत हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में उनके सहयोग, उनके साथ से हम सब मिलके उस विकास कार्य को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मेरी प्राथमिकता रहेगी खास करके वुमेन सेफ्टी को लेकर के। जहाँ जहाँ कैमराज लगे हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि उनका एक पीरियड के बाद में, ड्यूरेशन के बाद में ऑडिट हो कि कहाँ के कैमरे बंद है, कहाँ के चालू है, ताकि एक महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो लोगों में भी, क्रिमिनल्स में भी एक डर होता है कि भी सीसीटीवी कैमराज है और महिलाएं सुरक्षित रहती है। एंड स्पेशली आई विल सी कि किसी की कंप्लेन आए या नहीं आए, किसी भी पोलिंग ये स्ट्रीट लाइट बंद ना हो, ताकि महिलाएं जब रात में निकले तो डार्कनेस इज़ नॉट गुड। जैसे कि आप भी इतने सालों से इस एरिया में, इस प्रभाग में रह रहे हैं, आपको सबसे बड़ी समस्या जो आपके क्षेत्र में है वो क्या नज़र आती है? सबसे बड़ी समस्या मुझे ये नज़र आती है कि पब्लिक में थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। यानी मैं ये देखती हूँ लोगों में कि जो 10 साल इंसान काम करता है, इलेक्शन के समय जो 10 साल कहीं दिखा नहीं, अचानक ऐसे लोग, यानी कहते हैं ना बारिश के मेंढक, आते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, जाति, अपने जाति का, अपने लोगों के भावनाओं से खिलते हैं, धर्म से, भगवान को जोड़ करके वोट मांगते हैं, और उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान थोड़ा सा भटक सा जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंसान जिसने 10 साल 15 साल निरंतर कार्य किया है, आपकी सेवा में रहा है, उस पार्टी को, उस इंसान पर आपने उस समय पर भी भरोसा जताना चाहिए। अगर आपको ऐसे में अगर कोई भी नियम या कोई भी नीति चुन कर आने के बाद, नगर सेवक बनने के बाद, अगर आपको बदलने का मौका मिलता है, तो वो कौन से नियम और कौन सी नीति होंगी जिसको आप बदलना चाहोगे? सबसे पहले तो एज अ वुमेन मैं महिला सुरक्षा के लिए नीति लाना चाहती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं सारे डार्क स्पॉट्स देखूंगी, जहाँ पर अंधेरा होता है गलियों में, हर जगह कैमराज लगाना। कैमरा लगाना भर एक सुरक्षा दे रहे हैं ऐसा नहीं है। कई बार जब क्राइम होते हैं, हम देखते हैं तो वो कैमराज बंद पड़े होते हैं, तो उसके लिए उसका प्रॉपर ऑडिट भी होना ज़रूरी है। एक चीज़ और करना चाहूँगी, हमारे महानगर की पालिका, हमारी बहनें, और भी जो हमारा जो प्रभाग 23 है वो औद्योगिक जगत है आधा, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं भी काम करने निकलती हैं। तो एक कॉमन हमारे यहाँ पे शौचालय कम है, बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं उनके नंबर ऑफ जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ाना चाहती हूँ, सो दैट कि महिलाओं को दिक्कत ना हो, भाइयों और बहनों को, दोनों को। जैसे कि कोई भी कार्य कभी भी अकेले के दम पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उसमें परिवार का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कार्यकर्ताओं का साथ ज़रूरी होता है, सहभागियों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में जो आप किसी भी काम को अंजाम देने के लिए कुछ प्लान करते हो, ऐसे में आप लोगों की जो भागीदारी है उसको कैसे सुनिश्चित करते हो? मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और उस समय रही हूँ जब विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव थे। तो मैंने ये देखा है, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि हमारा शीर्ष नेतृत्व खुद भी स्वयं को नहीं मानता, ग्रुप ऑफ पीपल को मानता है। तो मैंने देखा है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को छोटी सी जिम्मेदारी दे दो तो वो उस काम में एंगेज हो जाता है। ऐसे आप अगर 100 लोगों को जिम्मेदारी देते हैं तो वो कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से होता है, क्योंकि 100 लोग तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उनके परिवार भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो संगठन में हम ये सीखते हैं कि एकला चलो, इससे काम नहीं होता है। आप जितने ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, आपको आपकी गलतियां भी पता चलेगी, लोग आके आपको आपका फीडबैक देंगे, साथ ही साथ इतने सारे लोगों का आपको साथ भी मिलेगा। और ये बात तो सही है कि एक अकेला खड़ा रहे और एक पूरा ग्रुप रहे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल, बंद मुट्ठी।
अगर देखना चाहे तो आने वाले जो 5 साल आपके रहेंगे, जैसे आप चुन करके आ जाते हैं 16 जनवरी को, जैसे रिजल्ट आने वाले हैं महानगर पालिका चुनाव के, आप चुनकर अगर आ जाते हैं तो अपने क्षेत्र को अगले 5 सालों में आप कहाँ पर देखना चाहते हो? मैं अपने क्षेत्र को सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा देखना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में रात के 2 बजे भी महिलाएं वॉक करना चाहे तो कर सकें। तो मैं सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले देखूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, कैमरास वगैरह के लिए। और दूसरा, मैं अपने युवा जो हैं उनको जागरूक करूंगी, क्योंकि युवा जनरली सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से सब कुछ होता है, क्योंकि स्वच्छता जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो प्रभाग में स्वच्छता होनी चाहिए, और केवल महानगर पालिका वाले ही स्वच्छ करेंगे ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वच्छता अभियान भी निकाल रखा है, लेकिन हमारी खुद की भी जिम्मेदारी। आज हम किसी गार्डन में जाते हैं और वहाँ कुछ खाते हैं और वहीं फेंक देते हैं, तो ये एक जन जागृति के कार्यक्रम भी लाऊंगी और प्रभाग को नंबर 1 बनाऊंगी रोडों के मामले में भी, जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस हैं, और वुमेन सेफ्टी के लिए भी, हर दिशा से, हर चीज़ से। अगर देखा जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर एक अच्छा राजनीतिक जो होता है, आपकी नज़र में सबसे अच्छा कार्यकर्ता और सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ कौन है और कौन हो सकता है? इस मामले में तो मैं कहूँगी कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी और गडकरी साहब अपने भाषणों में भी कहते हैं कि राजनीति सत्ता पाने का एक रास्ता नहीं है, राजनीति जन सेवा करने का एक अवसर है जिसको आपको ग्रैब करना है। तो मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहूँगी। आपने ये मेरा क्वेश्चन समझा नहीं एक्चुअली। एक राजनेता के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मैं और हमारी जनता ये जानना चाहते हैं। एक राजनेता में सबसे पहले तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ज़मीन से जुड़ा रहे, जो कि हमारे आमदार कृष्णा जी खोपड़े, नितिन जी गडकरी मुख्यमंत्री है। और दूसरा, कभी भी अगर आपकी कोई आलोचना करे तो उसको दिल पे ना लगाएं। आपकी अगर गलती हुई है तो देखिए, सोचिए कि इसको कैसे सुधारना है, क्योंकि आप जब अपनी गलतियों से सुधरेंगे तभी आगे काम करेंगे। और हमेशा जनता के बीच बने रहें। एक वो जो वीआईपी आपका होता है, वो स्टैंडर्ड, वो स्टेटस, आपकी पोजीशन बढ़ गई तो आप मेंटेन ना करें, क्योंकि जनता के बीच में रहेंगे तभी आप जनता की समस्याएं भी समझ सकेंगे और उनका निवारण कर सकेंगे। अगर देखा जाए मैम, तो आज के युग में जो डिजिटल मीडिया है वो चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आपकी नज़र में डिजिटल मीडिया की क्या उपयोगिता है? देखिए, डिजिटल मीडिया वैसे तो बना बहुत अच्छी चीज़ों के लिए है। आज बच्चों को हम पढ़ाई के माध्यम से देख सकते हैं, जो बहुत महंगी ट्यूशन्स नहीं जा सकते हैं तो वो इसके माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन राजनीति क्षेत्र में मैं देखूँ तो इसका बहुत दुरुपयोग होता है। हमने देखा लोकसभा में, विधानसभा में कैसे एआई के माध्यम से और दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से अच्छे नेताओं के स्टेटमेंट्स कैसे टर्न एंड ट्विस्ट कर करके बना करके उसको वायरल करना। और आम पब्लिक इतनी भोली भाली होती है कि वो उन वीडियोस को सही भी समझ लेती है। मैम, एडवांटेज भी तो होता है, क्योंकि जो नेता अगर नहीं कर पाता है उस चीज़ को, तो एआई के माध्यम से वो चीज़ों को लोगों तक के पहुँचा देता है कि भैया मैंने ये सारे काम भी किए हैं, ऐसे सारे कार्यों को भी अंजाम दिए हैं। बिल्कुल सही बात है कि अच्छे तो परिणाम मैंने कहा होता ही है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जो रख सके, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपोजिशन के पास कोई चीज़ है नहीं रखने के लिए, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी फेक मीडिया बना करके ही स्प्रेड करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ऐसे में अपनी जो आप विपक्षी दल है अभी आपके सामने जो आपको चुनौती दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे लेते हो और क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, चुनौती दे ऐसे तो कोई मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने अभी हाल ही में कहा कि 10 साल तक आप कुछ काम नहीं करोगे। मैं बिना नाम लिए कहती हूँ, हमारे प्रभाग के एक नेता हैं लंबे से, जो कहते हैं कि भाई 4 का पैनल बनाया और कहते हैं कि सिर्फ मुझे अकेले को वोट दो। तो पहले तो आप यही देखिए कि जब आप 4 के पैनल से लड़ रहे हो। आप बिना नाम लिए ऐसा क्यों मेंशन कर रहे हो? आप डायरेक्ट नाम ले भी सकते हो। आज तो चुनाव है, चुनाव का माहौल है, डायरेक्ट लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लोग आरोप प्रत्यारोप करते भी। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है, लोगों पे फोकस नहीं करना है। तो मैं कहते कहते बीच में रुक गई थी। हम उसको चुनौती नहीं मानते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन में 1 वोट खुद के लिए मांग रहे हैं, उनके घर के आगे की रोड, उनके गली की घर के पीछे की चारों रोड मेरे भाई बाल्याजी बोरकर इन्होंने बनाई है। अगर मैं प्रभाग में आप कोई भी
एरिया में चले जाइए, किसी से भी पूछिए कि उसके घर की रोड या उसके घर के नाला या किसी भी कार्य में उनका कोई कंट्रीब्यूशन है तो 0/0 है। लेकिन आज मैं कह रही हूँ ना, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मुझे वोट दो। आने वाले 15 जनवरी को महानगर पालिका के चुनाव हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार हैं। क्या लगता है, क्या आपकी तैयारी अभी चल रही है और कितने भारी मतों से आप जीत करके आ सकती हैं? देखिए, पार्टी में हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को देखा है कि वो कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं। वो ज़मीनी लेवल पे काम करते हैं। हम हर दिन हर जंग ऐसे लड़ते हैं कि हम 0 है और हमको उसको 100 तक ले जाना है। तो प्रतिदिन हम भी, हमारी टीम भी, पूरे चारों मेरे पैनल के बाल्याजी बोरकर, अर्चना ताई पडोले, बालूजी रारोकर, हम सब रोज़ सुबह इस एनर्जी से उठते हैं कि हमने कल कुछ नहीं किया, हमारा काम आज से ही शुरू होना है। वो एनर्जी रखते हैं और इसका फल हमें बिल्कुल 101% 16 तारीख को मिलेगा। सिर्फ प्रभाग 23 में ही नहीं। गुलाल किसका होगा? बिल्कुल गुलाल किसका? भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और केवल प्रभाग 23 या नागपुर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कमल खिलेगा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशंस थी हमें यहाँ पर मिली है। उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने कहा है कि आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव है वो चुनाव होंगे और 16 तारीख को आप ज़रूर भारी मतों से जीत करके आएंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। धन्यवाद।